केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के उम्मीदवारों को सीआरपीएफ में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी का मामला सामने आया, 4 आरोपी गिरफ्तार। और दुर्ग जिले में मनाया जा रहा है मलेरिया रोधी माह, निकाली गई जन जागरूकता रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 उम्मीदवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन जिलों में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के स्थान पर 8वीं पास कर दी गई है। इसके अलावा इन युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जाएगा। इस प्रकार इन प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबों और कोचिंग सहायता देने जैसी हर संभव मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। 2 महीने के इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर पात्र लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है। कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। पिछले 2-3 हफ्तों में कोविड के नए वेरिएंट PA4 और PA5 भी मिले हैं। देश के कुछ हिस्सों में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। इस बीच देश में अब तक 193 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,61,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कल 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम गेब्रियेसस ने यह चेतावनी दी है कि शारीरिक संपर्क से मंकी पॉक्स का खतरा होने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में 2088 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 15 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 22 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के सारसडोल गांव में किसान सम्मान निधि के तहत गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि सक्ती पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 288 ATM कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही उनसे 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सक्ती SDOP तस्लीम आरिफ ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ATM के गार्ड सालिकराम गोड़ की सजगता से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। काफी देर से रात में पैसा निकाल रहे थे, जिसको देखकर वहां के गार्ड को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उन लड़कों से पूछताछ कर उनका तलाशी लिया, जिनके पास से 288 ATM कार्ड फिनो बैंक के और 4,95,800 रुपये बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि किसानों के नाम पर उनका आधार कार्ड के आधार पर खाता खोलते हैं और उनका ATM स्वयं रख लेते हैं। खाता धारकों को पता नहीं रहता है और जब उनके खाते में पैसा आता है तो ये खुद उस पैसे को निकाल कर रख लेते हैं। इस प्रकार से किसानों के पैसे का इनके द्वारा हेराफेरी किया जाता है
अभी वर्तमान में इनके खिलाफ CRPC के 41(1)(4) के तहत कार्रवाई करके इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और बाकी खाताधारकों का डिटेल लिया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पीएम सम्मान निधि की राशि में इस तरह एटीएम लेकर फर्जीवाड़ा करने के मामले उजागर होने के बाद बैंक प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग जिले में मलेरिया रोधी माह मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से इस दौरान एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फील्ड कर्मचारी शामिल हुए। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मलेरिया के प्रति जागरूकता के नारे भी लगाए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी JP मेश्राम ने बताया कि मलेरिया रोधी माह के दौरान जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। बरसात आने लगती है, उसके पहले हम मलेरिया रोधी माह मनाते हैं। तो हमने इस बार भी जो है वो 1 जून से 30 जून तक का मलेरिया माह शासन के निर्देशानुसार मनाने का निर्णय लिया है और शासन की मंशा अनुरूप ही हम जो है वो इसके लिए रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों में मच्छरदानी के अंदर सोएं और अपने घरों के आसपास जितना वातावरण उसको साफ़ सुथरा रखें, पानी जमा होने ना दें ताकि मच्छर जो है पनप ना पाए। वहीं जिला मलेरिया कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने मलेरिया रोधी माह के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके लिए बचाव के उपाय करना जरूरी है। शासन के निर्देश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, जिसके तहत हर साल जून माह में 1 जून से लेकर 30 जून तक पूरे 30 दिन का कार्यक्रम चलता है मलेरिया माह मनाने का। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे CMHO कार्यालय एवं जिला मलेरिया कार्यालय के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसमें जो फील्ड के कार्यकर्ता है उनके द्वारा साथ में हम प्रचार प्रसार के माध्यम से माइकिंग और पम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी जगह लोगों को पम्पलेट प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ में जहाँ जहाँ जो नाली है, गंदा नाला है या नाली, वहाँ पे गम्बूजिया मछली डालते हैं। इस दौरान लोगों को पैम्फलेट्स भी बांटे गए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजनांदगांव में पर्यावरण जागरूकता विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने आकर्षक चित्र बनाकर पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का संदेश दिया। आयोजन समिति के अधिकारी आशीष यादव ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित करने और उसके महत्व से लोगों को परिचित कराना ही इस प्रतियोगिता का मकसद है। गतिविधि के तहत एक कार्यक्रम किया गया था, जिस कार्यक्रम में लोगों को ये बताने का संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। अभी जो देश विदेश में जो माहौल है पर्यावरण को लेकर, लोग अंधाधुंध जंगलों की कटाई कर रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, तो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जिससे हमारे इकोसिस्टम भी ख़राब हो रहा है। तो ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये है कि बच्चों के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। और इस प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि जल, जंगल और जमीन का संरक्षण बेहद जरूरी है। ड्राइंग बनाया है, ये चित्रकला का आयोजन किया गया था और इसमें वृक्ष को बचाने के लिए ड्राइंग बनाया गया है। जैसे अभी देख रहे हैं कि हसदेव में काफ़ी पेड़ कटाई चल रही है, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही नुकसान है, ये नुकसानदायक है। और पेड़ लगाएं और जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो चित्र बनाई हूँ उससे मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो मैंने चित्र बनाया था जिसमें मैंने एक तरफ हरा भरा पेड़ पौधे वगैरह बनाया था और एक तरफ पूरा सूखा पड़ गया था। तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल जो हमारा पर्यावरण है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रतियोगिता के विजेताओं को आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा।
ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए कोल इंडिया की टीम का प्रशिक्षण शिविर SCCL कोरबा क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में कोल इंडिया की 9 कंपनियों के 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कोल इंडिया के कोच शैलेश तिवारी ने बताया कि 8 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले 12 खिलाड़ियों का चयन कोल इंडिया टीम के लिए किया जाएगा, जो कि आगामी ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। है इसका एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी सब्सिडीज के खिलाड़ी शामिल हुए हैं और उनके 19 खिलाड़ी हमारे यहाँ पे आए हैं और इसका जिम्मेदारी SCCL कोरबा एरिया को दी गई है, जिनके सीनियर खिलाड़ी हमारे इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और ये जो टीम है इनमें 19 खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट किए हैं, इनमें से 12 खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे और ये हमारा ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर जो रांची में होने वाला है 8, 9, 10, उसमें ये हमारी टीम कोल इंडिया टीम पार्टिसिपेट करेगी। वहीं कोल इंडिया टीम के कप्तान संजय सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। इससे पहले वर्ष 2019 में कोल इंडिया की वॉलीबॉल टीम ने ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष टीम में युवा खिलाड़ी हैं और साथ ही विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की मौजूदगी में प्रशिक्षण शिविर लगने से कोल इंडिया की टीम का इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जिसमें करीब 12 से 15 टीमें आती है, जिसमें ONGC, ऑयल इंडिया, BSNL और सेल, उसी तरह कोल इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके पहले 2 साल पहले जब कोरोना के पहले ब्रॉन्ज मेडल कोल इंडिया की टीम ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी है। गौरतलब है कि 8 जून से 11 जून तक रांची में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णैया कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णैया ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्हा राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णैया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णैया ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया, जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णैया ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया। कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णैया को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज्य पार्टी बनाई, तो गोपाल कृष्णैया भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णैया संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की।
इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णैया ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो द मिरर ऑफ जेस्चर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णैया का निधन हो गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।